हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 1 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम यूनिट 1 में चैप्टर 1.1 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वो कहता है ये जो मैनेजमेंट है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें 5 के 5 फंक्शन जो है उनका यूज किया जाता है और उन सब को मिलाकर जो हमारी मैनेजमेंट है वो बनती है। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड की जाती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की मीटिंग अरेंज होनी है, मीटिंग में कौन कौन आने वाला है, कौन कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, सीईओज आएंगे, मैनेजर्स आएंगे, या हमने उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करनी है, उस सब चीज के बारे में हम पूरा पहले प्लान करके रखेंगे ना। अगर जिस टाइम हमारी मीटिंग है उस टाइम तो हम सब कुछ प्लान नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हम प्लान पहले कर रहे हैं तो वो किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से रिलेटेड। तो इसमें हमारी जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ वर्क। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग में हम काफी सारे लोगों के बीच में या फिर जो हमारी टीम है उस टीम के बीच में हम अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। मतलब उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग मैं उस काम को क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। जैसे अकाउंट्स का काम अकाउंट्स वाले पर्सन को दे दूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दूंगा, क्लैरिकल का काम क्लैरिकल को दे दूंगा, सेल्स का काम सेल्स वाले पर्सन को दे दूंगा अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड स्किल्स। नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे को उस मीटिंग से रिलेटेड पर्संस की रिक्वायरमेंट है या मेरी टीम में उतने बंदे नहीं है जितने मेरे को चाहिए, और हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास बंदे नहीं है, जैसे टेक्निकल स्किल्स वाले बंदे मेरे को चाहिए उस टाइम पे, तो मैं उनको क्या करूंगा? हायर करूंगा। उनको हायर करके उस पोजीशन पर रखूंगा ताकि अगर मेरे को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है या टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो वो उसको रिजोल्व कर दे। नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या आता है? डायरेक्टिंग। देखो, अब मैंने प्लान भी कर लिया, वर्क को डिवाइड भी कर दिया, स्टाफ भी अरेंज कर लिया। अब उन स्टाफ के पर्सन से मेरे को काम को कैसे करवाना है, मैं उनके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा या फिर मैं एक सुपरवाइजर हायर करूंगा जो उसे सुपरवाइज करे और उनको बताए कि वो काम कैसे करना है। वो हमारा डायरेक्टिंग में आ जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एक्चुअल रिजल्ट। अब कंट्रोलिंग में हम अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। कैसे? स्टैंडर्ड रिजल्ट वो होता है जो एक्चुअल में मैंने अज्यूम किया था, और एक्चुअल रिजल्ट वो होता है जो पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद कंक्लूजन हमारा निकल के आया है। ठीक है, मैंने सोचा था कोई एक्टिविटी है वो 20,000 या 22,000 के आसपास मेरा बजट है, 20 या 22 में डन हो जाएगी, 22 बट लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट निकल के आया वो 30K के अराउंड आया, मेरा 30,000 में डन हो रहा है। तो अब मैं उन दोनों को कंपेयर करूंगा कि मैंने सोचा था 22,000 तक में हो जाएगा वो काम, पर लेकिन वो कितने में हो रहा है? 30,000 में। तो उसमें जो 8,000 का फर्क आया है वो एक्चुअल में क्यों आया है? 8,000 का फर्क, या तो मेरी लेबर ने कोई टाइम वेस्ट किया है या उसने रिसोर्सेज को वेस्ट किया है, तो उसमें क्या इशू आया जो मेरे मतलब 8,000 रुपए फालतू लग गए। ठीक है, इसके बाद मैं कंक्लूजन निकालूंगा और फिर उस टर्म को कंट्रोल करूंगा कि अगर उसने कोई वेस्टेज करी है या उसने कोई टाइम वेस्ट किया है जिस वजह से मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो उसको मैं आगे के लिए कंट्रोल करके चलूंगा। ठीक है, अब मैं इन पांचों फंक्शंस का निचोड़ निकालता हूं, तो उन पांचों फंक्शन को मिलाकर मेरे पास क्या टर्म आती है? मैनेजमेंट आती है। इसमें से अगर मैं एक भी फंक्शन को स्किप कर देता हूं तो मैनेजमेंट क्या है? जीरो है। नेक्स्ट है टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर।
इसका मतलब क्या हुआ, इन पांचों फंक्शन का यूज करके हमने काम को इस तरीके से करना है कि जिसमें हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों कम लगे। अब एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है? देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जब हम किसी काम को कर रहे हैं, मैटर नहीं करता जितनी मर्जी कॉस्ट आए, चाहे वो 10,000 वाला काम 20,000 में आए, पर लेकिन हमारा टाइम कम से कम लगना चाहिए। जो हमें टाइम मिला गया है उसी टाइम में हमें क्या मिले, हमारा रिजल्ट मिले। अगर हम टाइम को ध्यान में रख के कोई काम करते हैं वो इफेक्टिवनेस के अंदर आता है, और अगर हम कॉस्ट को ध्यान में रख के कोई काम करते हैं तो वो हमारा एफिशिएंसी में आता है। ठीक है, मतलब हमारी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, मैटर नहीं करता टाइम हमें जितना मर्जी लगे, टाइम जितना मर्जी ज्यादा लग सकता है, पर हमने अपनी कॉस्ट को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, ये हमारे किस में आता है, एफिशिएंसी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं। फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में क्या है, जो मैनेजमेंट है वो हमारे गोल से रिलेटेड है। मैनेजमेंट हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक स्कूल है, स्कूल का मेन पर्पस क्या है, बच्चों को अच्छे से अच्छे हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, बैंक लेता हूँ, बैंक का एग्जाम्पल जो हमने चूज किया है, बैंक का मेन मोटिव क्या है, अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड करना और ज्यादा वहां पर रश क्रिएट ना हो। ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं। हॉस्पिटल का एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना अपने पेशेंट्स को। अब अगर मैं देखूं स्कूल में मैनेजमेंट का क्या यूज है, अगर स्कूल में प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा, टीचर्स के बीच में ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, अगर मैं टीचर्स के बीच में काम को डिवाइड नहीं करूंगा कि मैथ्स वाला टीचर पढ़ाएगा, साइंस वाले टीचर्स पढ़ाएंगे, या फिर मैं स्टाफ पूरा अरेंज नहीं करूंगा, डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करूंगा, कंट्रोलिंग नहीं करूंगा, तो उसके बिना क्या मेरा स्कूल चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चल सकता। तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में या नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में पड़ती है। जब भी मैनेजमेंट का अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन उसका है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव में क्या कहता है, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो इकोनॉमिक फीचर में आता है, चाहे वो जिसमें मर्जी, जो मैनेजमेंट है वो हर जगह अप्लाई हो रही है। अगर हम रोड पर भी जाते हैं, हम देखते हैं ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है जगह जगह, पर वहां पर रेड लाइट पर लोग रुक रहे हैं, ग्रीन लाइट पर जा रहे हैं, ऑरेंज लाइट पर स्लो हो रहे हैं, तो वहां पर भी एक मैनेजमेंट कंसीडर हो रही है ना। ऑफिसर्स ने पहले ही प्लान किया था कि वहां पर हम इस टाइप की लाइट्स लगाएंगे और रेड लाइट पर लोग रुकेंगे या कुछ भी है, उनके बीच में हमने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में क्या है, मैनेजमेंट किसी एक चीज से रिलेटेड नहीं है, मैनेजमेंट वर्क की भी होती है, मैनेजमेंट पीपल्स की भी होती है, मैनेजमेंट ऑपरेशंस की भी होती है। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, हम वर्क की मैनेजमेंट करते हैं, जो हमारे पास वर्कलोड है, डॉक्यूमेंटेशन है, उस काम को हम डिवाइड करते हैं और उस काम को हम मैनेज करके चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स में हम पीपल्स को मैनेज करके चलते हैं, हम पहले प्लान करेंगे, फिर पीपल्स के बीच में वर्क को डिवाइड कर देंगे, कौन से पर्सन को हमने क्या काम देना है उसको सुपरवाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। मैनेजमेंट पीपल्स की भी होती है। मैनेजमेंट इन ऑपरेशन में जो हमारे अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट के, किसी भी डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस है, उनमें भी मैनेजमेंट अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन मैनेजमेंट हो रही है, नेक्स्ट डे नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हम स्कूल में भी जाते हैं, अगर आज डिसिप्लिन मेंटेन है तो वो डेली ही डिसिप्लिन मेंटेन रहता है और डेली ही सारे स्टाफ के बीच में काम डिवाइड रहता है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं एक दिन चलेगी और नेक्स्ट डे नहीं होगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक कल्ला पर्सन या फिर एक इंडिविजुअल कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन होने जरूरी हैं, तभी डिसिप्लिन क्रिएट हो पाएगा, तभी प्लानिंग हो सकती है हमारी, तभी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सारे फंक्शन तभी परफॉर्म हो पाएंगे अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा पर्सन है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन में क्या बोलता है वो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है,
अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है तो मैनेजमेंट तो जरूरी है ही है, पर लेकिन कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, मार्केटिंग चेंज हो रही है, मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के बीच में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे सरवाइव कर पाएगी। ठीक है, डायनेमिक का मतलब हुआ चेंजिंग एनवायरनमेंट, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के बीच में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सरवाइव कर पा रही है वो ओनली एंड ओनली मैनेजमेंट की वजह से ही कर पा रही है। अगर मैनेजमेंट है तभी ऑर्गेनाइजेशन है, विदाउट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नहीं है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जो मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है, उसको ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल का एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं हम। अगर हमारे पास एक स्कूल है तो उसका मेन मोटिव क्या है कि वो 1 साल से ज्यादा चले, 2 साल से ज्यादा चले, 3 साल से ज्यादा चले, या काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, हम नहीं जानते वो 2 साल चलेगा 3 साल चलेगा, पर हमें उसकी सर्वाइवल चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म चले और वो हमें प्रॉफिट कमा कर दे, ताकि हम उसकी जो ब्रांचेज हैं वो एक सिटी से ज्यादा सिटीज में या फिर ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में या इंटरनेशनल लेवल पर हम उसको ओपन कर सकें। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि या तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे, प्रॉफिट करे और ग्रोथ करे, ये तीनों हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं। और इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी कौन हेल्प करता है, ओनली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तभी ये पॉसिबल है, अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर हम अपनी मैनेजमेंट करके चलेंगे, ऑब्वियसली बात है अगर हमारी कंपनी सरवाइव कर रही है, प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, तो जब उस कंपनी की ग्रोथ होगी, ग्रोथ में मेरे को मैन फोर्स ज्यादा चाहिएगी, ह्यूमन फोर्स ज्यादा चाहिएगी, तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, लोगों को काम दूंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा। तो जब मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, इसमें मेरा क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव मेरा फुलफिल हो रहा है। ठीक है, और मैंने अपनी जो कंपनी लगा रखी है वो ऐसे शहर में लगा रखी है या फिर ऐसी जगह पर लगा रखी है जिससे रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी हार्मफुल केमिकल चीजें नहीं आ रही है, ना हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, ना कुछ। एनवायरनमेंट को सेव रखना भी हमारा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। इंप्रूविंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। इंप्रूविंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में क्या है, आपने कई जगह देखा होगा कि लोग रह रहे होते हैं, उनके पास झोपड़पट्टी होती है, झोपड़पट्टी में रह रहे होते हैं या स्लम में रह रहे होते हैं। वो ऐसा क्यों है, वहां पर क्यों रह रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ चुका है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, जॉब ही नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे। इस वजह से लोग जो हैं वो स्लम में ज्यादा रहते हैं या फिर झोपड़पट्टी में ज्यादा रहते हैं। तो जब मैं इंप्लॉयमेंट दे रहा हूँ लोगों को, ठीक है, एनवायरनमेंट को सेव कर रहा हूँ, अगर मैं इंप्लॉयमेंट दूंगा, लोगों के पास पैसा आएगा, उनके पास रोजगार आएगा, और उस पैसे को वो कहां पर खर्च करेंगे, अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, जिसकी वजह से उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होएगा, वो इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हर पर्सन का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बुरा क्यों है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो उनकी बेसिक नीड क्या है, फाइनेंशियल नीड है कि हमें पैसा मिले और हम सही जगह पर रहें और हम अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव करें। इसमें फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, लोगों को सैलरी दे सकता हूँ, प्रॉफिट का शेयर दे सकता हूँ। नेक्स्ट आती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या होता है कि उन्हें एक रहने के लिए अच्छी जगह देना, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट देना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, या फिर उनको आगे ग्रोथ देना, प्रमोशन देना। ठीक है, ये उनकी सोशल नीड आ गई। एक हमारे पास होता है स्टेटस, उन्हें स्टेटस प्रोवाइड करना कि अगर वो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम उन्हें रिस्पेक्ट दें और हम उन्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, उनका एक स्टेटस बना रहे। ठीक है, तू मैं करके बात ना हो उनसे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर देखा जाए
तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारी और जो हमारे पास फर्स्ट फीचर है वो बिल्कुल सेम है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम है, 10 बंदों की टीम है, वो 10 बंदे जो है उनका एक ही फोकस है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारे पास 10 बंदों की एक टीम है। पर लेकिन इन 10 बंदों का टारगेट सिर्फ एक ही है, ठीक है। उन्होंने यहां पर फोकस रखना है अपना, और ये फोकस हमारे पास क्या है, प्रॉफिट मोटिव है कि लॉस नहीं होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये अगर हमारे पास पूरी टीम है, ये पूरी टीम एक ही ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर पाएगी, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ग्रुप गोल्स होता है। अब इस पूरे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हमें क्या लगेगी, मैनेजमेंट की हेल्प लगेगी। अगर ये 10 के 10 बंदे मिलकर काम करेंगे, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होएगा, कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल बना रहेगा, प्लानिंग होगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगी, डिवीजन ऑफ वर्क होएगा, प्रॉपर इनके पास स्टाफ अरेंज होएगा, डायरेक्शन प्रोवाइड होगी, कंट्रोलिंग होगी, तभी ये अपना ये मेन मोटिव जो है, ये फोकस है, ये अचीव कर पाएंगे। विदाउट मैनेजमेंट ये कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जिसमें हम टाइम और कॉस्ट को ध्यान में रख के काम करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था, इफेक्टिवनेस में हम टाइम को ध्यान में रख के काम करते हैं और एफिशिएंसी में हम कॉस्ट को ध्यान में रख के काम करते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो ऑब्वियसली बात है हमें उसमें लागत कम लगानी है, हमने उसमें कॉस्ट कम लेकर आनी है, कम से कम कॉस्ट लेकर आएंगे, बैलेंस रखेंगे कॉस्ट के बीच में, तो हमारा प्रॉफिट मोटिव जो है वो अचीव हो पाएगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरवाइव कर पाएगी और ग्रोथ कर पाएगी। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाती है, डायनेमिक बनाती है, कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर सरवाइव कर पाएगी, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये भी हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस किया कि मैनेजमेंट जो है वो हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, हम इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एनवायरमेंट को हार्मफुल केमिकल्स से बचा रहे हैं, पोल्यूशन होने से बचा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। या फिर अगर मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, मैं कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट अपना सोसाइटी पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, चैरिटेबल स्कूल बनवा सकते हैं, जहां पर जो मिडिल क्लास पीपल हैं या फिर पुअर क्लास पीपल हैं उनके बच्चे पढ़ पाए और वो अपना ट्रीटमेंट करवा पाए, ठीक है। उससे क्या होगी, मेरी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। उस चीज में भी मैनेजमेंट कैसे हेल्प कर रही है मेरे को, मैनेजमेंट प्रॉफिट में हेल्प करेगी, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प करेगी। ये हमारी चेन बार बार जुड़ती जा रही है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिट 1 का चैप्टर 1.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।